नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके। और उत्तर प्रदेश जीके में हम चलेंगे शून्य से लेकर शिखर तक। शून्य से शिखर का मतलब है कि यहाँ पर हम जो छोटे से छोटे क्वेश्चन बनते हैं और जो हाई लेवल के क्वेश्चन बनते हैं सभी जो है इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर लगभग हम जो है कवर करेंगे लगभग 800 से और 1000 के आसपास क्वेश्चन, लेकिन वो सारे इस वीडियो में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये हम जो है एक वीडियो में जो है काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इसलिए हम इसको 3-4 टुकड़ों में बना देंगे। तो इसमें फिलहाल हमारे पास कितने हैं, तो यहाँ पर हम टोटल आपको कराने वाले हैं 100 क्वेश्चन। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता है उत्तर प्रदेश जीके का। और यहाँ पर जो है सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है संक्षिप्त अवलोकन। ठीक है, तो टॉपिक ज़्यादा जो है हम यहाँ पर नहीं बताएंगे, तो यहाँ पर कोशिश करेंगे थोड़ा सा हम स्पीड से चलेंगे यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का, और ये हो जाता है सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ पर आपको बताना है सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो सिडबी का जो मुख्यालय ये हो जाता है आपका लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आपका माना जाएगा। अब सिडबी से और क्या पूछा जाता है, इसकी स्थापना आपसे पूछी जाती है सिडबी की। ठीक है, एक आपका पूछा जाता है इसको जो है मुख्यालय कहाँ है। तो मुख्यालय तो आपको पता लग गया है, मुख्यालय आपका इसका लखनऊ में है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना की बात करेंगे तो ये हुई है 2 अप्रैल 1990 में। 2 अप्रैल हो जाती है 1990 की। ठीक है, 2 अप्रैल है 1990 की जब जो है इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक, तो इतनी चीजें यहां से आपकी बनने वाली है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हो जाता है। तो आगरा किस नदी के तट पर स्थित है। आगरा पूछा गया है किस नदी के तट पर स्थित है। तो आगरा जो हो जाएगा ये हो जाता है आपका यमुना नदी के तट पर। ठीक है, यमुना नदी के तट पर स्थित हो जाता है आगरा। और यमुना नदी के तट पर ही आगरा में जो है आपको देखने को मिल जाता है ताजमहल भी। वहीं पर आपको ताजमहल भी देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। तो राज्य पक्षी जो है यहाँ पर हो जाता है आपका सारस और क्रेन्स, इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कौन सा पक्षी है। ये भी कई परीक्षाओं में जो है ये क्वेश्चन आपका बना है। ठीक है, अगर इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाएगा तो वैज्ञानिक नाम हो जाता है इसका गिरस एंटीगोन। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गिरस एंटीगोन। ठीक है, ये हो जाता है इसका जो है यहाँ पर करेक्ट। तो यहाँ पर आपने देख लिया इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाता है डी। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। तो पशु से भी जो है आपका कई बार क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बना है। और जो आपका राज्य पशु हो जाता है तो उसमें देखा जाता है आपका दलदली हिरन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आपका माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके और बन सकते हैं, जैसे राजकीय पशु है और राजकीय पुष्प भी आपसे पूछा जाएगा। तो पुष्प आपको सबको पता होगा पलाश हो जाता है। ठीक है, और 2011 से है ये जो हमारा पुष्प है, 2011 से हमारा पुष्प है पलाश। और जो पक्षी है वो हो जाता है हमारा सारस, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जिसको क्रोंच के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके अलावा राजकीय वृक्ष आपसे पूछा जाएगा तो वो हो जाता है अशोक का वृक्ष। ठीक है, अशोक के वृक्ष के बाद राष्ट्रीय खेल वो हो जाता है आपका हॉकी। इनसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है सारे क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनता है कि जो राज के चिन्ह है उसमें राज के चिन्ह आपकी जो गोल है उसमें आपकी 2 मछलियाँ, एक इस तरफ एक आपकी इस तरफ, और यहाँ पर जो है आपका एक धनुष का निशान है, और यहाँ पर गंगा यमुना की जो लहरें हैं वो दिखाई गई हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनने वाले हैं। अगला हमारा क्वेश्चन बनेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन में दिया गया है हमारा लखीमपुर खीरी, ये सबसे बड़ा जिला हो जाता है उत्तर प्रदेश का। इसका अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कुल क्षेत्रफल तो ये हो जाता है 7680 जो है वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 680 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा ये आपका इसका जो कुल क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका क्लियर हो जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि सबसे छोटा जिला कौन सा है। सबसे छोटा जिला वो क्वेश्चन भी आएगा,
तो सबसे छोटा जिला है वो हो जाता है आपका यहाँ पर हापुड़। ठीक, यहीं पर हमने बता दिया, लेकिन आगे भी ये क्वेश्चन आपका देखा जाएगा। सबसे छोटा हो जाता है हापुड़ और सबसे बड़ा हो जाता है आपका लखीमपुर खीरी। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, और ये बनता है संयुक्त प्रांत आगरा और अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया है? इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो इलाहाबाद से जो स्थानांतरित किया गया है वो किया गया है आपका लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, और ये 1921 की यहाँ पर हम बात करेंगे, जिस समय 1921 में संयुक्त प्रांत आगरा और अवध की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था। और 24 जनवरी ये तो हो जाता है आपका जब ये लखनऊ स्थानांतरित हुई है। इसके अलावा एक डेट आपको याद रखनी है 1935 की, जब लखनऊ को औपचारिक राजधानी बनाया जाता है। कैसी राजधानी? औपचारिक राजधानी। इसके अलावा एक डेट और याद रखनी है आपको, जो हो जाती है 24 जनवरी। 24 जनवरी है कब की? 1950 की। इस दिन क्या हुआ है? तो इस दिन जो है उत्तर प्रदेश नाम पड़ा है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इसका नाम पड़ा है उत्तर प्रदेश, और उससे पहले जो है इसको जाना जाता था संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के नाम से। ठीक, ये चीज़ें आपके यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है यूपीबीएसएन का पंजीकरण कार्यालय कहाँ है? तो इसका जो पंजीकरण कार्यालय है वो हो जाता है आपका लखनऊ में ही। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना की अगर बात की जाएगी यहाँ पर, यूएसबीएन की जो स्थापना है, स्थापना कब हुई है? 1978 में जो है इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया है, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश का संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण के किस निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से हुआ था? तो रामायण में एक पात्र है या रामायण में जो है एक व्यक्ति है, उनसे जो है मंदोदरी का विवाह हुआ है। मेरठ जो है उन्हीं के जो है नाम पर लिया गया है। तो कौन हो जाते हैं? तो मंदोदरी का जो विवाह हुआ था वो हुआ था रावण से। ठीक है, मंदोदरी का विवाह हुआ था किससे? रावण से हो जाता है मंदोदरी का विवाह। ठीक, और ये जो है ये पौराणिक कथाएं हैं जिनके अनुसार हमें ये पता लगा है कि जो मेरठ का नाम है वो माया राष्ट्र से लिया गया है। किससे लिया है? यहाँ पर दिखाया गया है, मेरठ का जो नाम है वो लिया गया है आपका माया राष्ट्र से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर क्लियर बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। ठीक है, और माया की ही बेटी थी वो जो है ये मंदोदरी। ठीक है, और मंदोदरी का विवाह हुआ है आपका रावण से। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बना है, उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? ये क्वेश्चन हमने अभी आपको बताया था, क्या दर्शाया गया है उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में? तो उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में जो दर्शाया गया है, तो इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं कई सारी चीज़ें। कई सारी चीज़ें मतलब यहाँ पर सबसे पहले आपको एक धनुष भी देखने को मिलेगा, बाण भी देखने को मिलेगा, मछलियों की जोड़ी मिलेगी, और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर गंगा और यमुना भी। गंगा प्लस यमुना की जो है इस तरह से कुछ यहाँ पर धार देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर जो है सर्किल है, इधर दो मछलियाँ हैं। ठीक, यहाँ पर जो है धनुष दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हमारी बन जाती है जो उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है, और ये बनता है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? सीमा साझा करता है वो कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ जो सीमा साझा करता है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो है छत्तीसगढ़ जो है सीमा साझा करता है, और एक आपका झारखंड भी करता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश कहीं भी सीमा साझा नहीं करता है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से। तो सोनभद्र कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का कुछ मैप है, कुछ इस तरह से जो है ये सोनभद्र का हो जाता है यहाँ का पार्ट। ठीक है, तो ये सोनभद्र है, और ये सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो 4 जो राज्य हैं उनकी सीमाओं को स्पर्श करता है। सबसे पहले अगर यहाँ बात करेंगे तो सबसे पहले हो जाता है यहाँ पर मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाता है आपका ये छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका झारखंड, और एक आ जाता है यहाँ पर आपका बिहार। ठीक है, इस तरह से 4 राज्यों से जो है सीमा साझा करता है आपका कौन?
तो ये करता है आपका सोनभद्र जिला, जो है आपका उत्तर प्रदेश का। कौन सा है? ये है आपका सोनभद्र जिला। ठीक, तो ये चीज भी आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? ए और बी। ए और बी दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? ये हम अभी आपको बता चुके हैं, तो वो ही आपका हो जाता है सोनभद्र। ठीक है, 4 राज्यों की सीमाओं को जो है ये स्पर्श करता है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? जो नोएडा है उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो नोएडा आता है आपका गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध नगर की जो स्थापना है वो कब हुई है? गौतम बुद्ध नगर की स्थापना ये हो जाती है आपकी 1997 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई? 1997 ईस्वी में। बुलंदशहर और गाजियाबाद जिलों के कुछ हिस्सों को काटकर एक नया जो है जिला बनाया गया था, गौतम बुद्ध नगर। ठीक, और ये जो है दिल्ली से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कब बना है? 1997 में बना है, और बुलंदशहर और गाजियाबाद के कुछ जिलों को काट कर ये बनाया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम, पुष्प यहाँ पर लिखा गया है। तो उत्तर प्रदेश का जो पुष्प है ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पलास। पलास हो जाता है उत्तर प्रदेश का। और यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जाता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम इसका हो जाता है ब्यूटीमा मोनोस्पर्मा। लिख कर देखेंगे, ब्यूटीमा हो जाता है और ये हो जाता है मोनोस्पर्मा। ठीक है, स्पर्मा। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर इसका जो है वैज्ञानिक नाम यहाँ पर हो जाता है। ठीक, और इसको अगर गांव की भाषा में कहेंगे तो इसको ढाक भी कहते हैं, या इसको टेसू भी कहा जाता है। ढाक कहेंगे या फिर इसको टेसू कहेंगे, ये कहा जाता है हमारी जो खड़ी बोली में, यानी कि देसी भाषा में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, भारत के मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश में किससे होकर गुजरती है? तो जो आपकी है यहाँ पर ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये किससे होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है आपकी मिर्ज़ापुर से। ठीक है, मिर्ज़ापुर ये हमारा हो जाता है यहाँ पर कुछ इस तरह से भारत, और यहाँ पर है हमारा उत्तर प्रदेश, और इस तरह से ये जो है देशांतर यहाँ से गुजरती है। और यहाँ पर ये भी याद रखना, इलाहाबाद के कहाँ से गुजरती है? ठीक है, क्या स्थान है? तो ये हो जाता है आपका नैनी, जहाँ से जो है ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। ठीक है, और प्रयागराज के नैनी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, या फिर मिर्ज़ापुर मिलेगा। ठीक, तो ये सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है? तो बेमेल आपको यहाँ पर बताना है। बेमेल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले जो राज्य हमारा हो जाता है वृक्ष, अशोक का बिल्कुल करेक्ट है। राज्य फूल, पलाश का बिल्कुल करेक्ट है। राज्य पक्षी जो है सारस्क्रेन है, बिल्कुल ठीक है। राज्य पशु जो है वो नीलगाय नहीं है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। जो हमारा राज्य पशु है वो हो जाता है जिसको बारहसिंगा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा बारहसिंगा। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर हमारा राजकीय जो है पशु। ठीक, अगर एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछ ले राजकीय से ही, आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है, राजकीय नृत्य से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर कथक। ठीक, इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? कौन सा शहर है जो गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो गोमती नदी के तट पर आपका लखनऊ हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। लखीमपुर खीरी हो जाएगा और जौनपुर हो जाएगा। लेकिन जो अयोध्या है वो आपका नहीं स्थित है गोमती नदी के तट पर। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। जो अयोध्या है ये किस नदी के तट पर है? तो अयोध्या हो जाता है आपका ये सरयू नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? ये हो जाएगा सरयू नदी के तट पर। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? किस शहर की सीमा है जो हरियाणा से नहीं लगेगी? तो हरियाणा से जो सीमा लगती है वो लगती है आपकी मथुरा की लग जाएगी। ठीक है, इसके अलावा सहारनपुर की लग जाएगी, और एक आपकी गौतम बुद्ध नगर की लग जाएगी। लेकिन बुलंदशहर की जो सीमा है
वो कहीं नहीं लगती है आपकी हरियाणा से। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? तो बुलंदशहर की जो सीमा है वो हरियाणा से नहीं लगती है। इसके अलावा हरियाणा से जो सीमा साझा करते हैं वो उत्तर प्रदेश के 6 जिले हैं टोटल। कितने हैं? 6 जिले हैं जो हरियाणा से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले एक नंबर पर आ जाएगा आपका जो है सहारनपुर, सबसे ऊपर की तरफ आएगा आपका यहाँ पर सहारनपुर। दूसरे नंबर पर आपका देखने को मिल जाएगा शामली। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपको देखने को मिलता है बागपत। इसके बाद 4 नंबर की बात करेंगे तो 4 नंबर पर आपका आ जाता है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, इसकी सीमा भी जो है लगती है आपकी जो है हरियाणा से। इसके अलावा 2 और हो जाते हैं, जैसे 5वें नंबर पर आ जाएगा आपका अलीगढ़। सीमा लगती है आपकी किससे? तो ये लगती है आपकी हरियाणा से। और छठे नंबर पर की अगर बात करेंगे तो ये हो जाता है आपका मथुरा। ठीक, अब ऑप्शन में आपको हमने ये सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी एकदम क्लियर हो गई होंगी कि किसकी सीमा नहीं लगती है। तो बुलंदशहर की जो सीमा है वो नहीं लगेगी आपकी किससे? जो है हरियाणा से। अगला क्वेश्चन आ जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? प्रतीक चिन्ह की बात हो रही है उत्तर प्रदेश के, तो उसमें तो तीर देखने को मिलता है, मछलियां भी देखने को मिलती हैं और धनुष भी देखने को मिलता है। लेकिन क्या मोर कभी देखा है आपने उसमें? तो मोर उसमें जो है देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, क्लियर हो गई हैं आपको इतनी चीजें। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है वो कौन सा हो जाएगा? तो अधिकतम राज्यों की जो सीमाओं को स्पर्श करता है वो करता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। टोटल कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो जब हमारा ये उत्तर प्रदेश है पूरा, कुछ इस तरह से जो है देखने को मिलता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है और इसमें 2 राज्य सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे उत्तर की तरफ। उत्तर के बाद आ जाता है आपका दक्षिण, दक्षिण में भी आपके 2 ही राज्य हो जाते हैं। इसी तरह से जो ये याद करने की ट्रिक है, 2 राज्य आपको देखने को मिलेंगे पूर्व में और 2 राज्य आपको देखने को मिल जाते हैं पश्चिम में। इसके अलावा ये तो 2-2 राज्य हो जाते हैं चारों दिशाओं से जो घेरे हुए हैं उत्तर प्रदेश को, यानी कि टोटल कितने 8 यहाँ पर हो जाते हैं आपके राज्य। प्लस इसके अलावा यहाँ पर एक दिल्ली भी देखने को मिलेगी जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो प्लस एक जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूटी। तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे आपके 9। ठीक है, यूटी और स्टेट अगर आपसे पूछ ली जाए दोनों तो 9 हो जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए केवल यूटी तो 1 हो जाता है। आपसे पूछ लिया जाए केवल स्टेट तो वो हो जाते हैं यहाँ पर 8। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है और ये सबसे अधिक है पूरे भारत में। इससे ज़्यादा जो सीमाओं को स्पर्श कोई सा भी राज्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन बनता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में बीच उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? अब यहाँ पर बात हो रही है क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एक छोटी सी जो है यहाँ पर ट्रिक हम बताएंगे आपको, वो हो जाती है एक नाम आपको याद रखना, रम्मू। रम्मू, ठीक है, रम्मू हो जाता है RMMU। तो आर से सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जो है राजस्थान। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, ये हो जाता है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपका M से बनता है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये हो जाता है आपका MP, इसको लिख सकते हैं मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा यहाँ पर महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र देखने को मिलेगा और 4 नंबर पर आपका U से मिल जाएगा देखने को उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह से आपके 4 राज्य होते हैं और ये 4 राज्य हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो कितने पर आता है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान आ जाएगा यहाँ पर 4 नंबर पर। पहले पर राजस्थान है, दूसरे पर आपका है मध्य प्रदेश, तीसरे पर है आपका जो है महाराष्ट्र और 4 नंबर पर आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये भी चीज़ें यहाँ पर क्लियर आपकी हो जाती हैं। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है किस शहर को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है? खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है, तो खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है आपका ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आपका माना जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कानपुर है, कानपुर को भी जाना जाता है किस नाम से? तो चर्म उत्पाद के नाम से जो है यहाँ पर जाना जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चर्म उत्पाद के नाम से जाना जाएगा आपका कानपुर को। ग्रेटर नोएडा ये हमने बता दिया आपको, ये जाना जाता है आपका खिलौने के शहर के नाम से। तो लिख लेते हैं, थोड़ा लिखने से आपके याद हो जाएगा। खिलौने के शहर
के नाम से जाना जाएगा। गाजियाबाद, गाजियाबाद भी आपका जाना जाता है इंजीनियरिंग के सामान के लिए। इसके लिए जो इंजीनियरिंग का सामान होता है उसके लिए गाजियाबाद जाना जाता है। और एक आपका होता है जो आपका यहाँ पर बन जाता है गौतमबुद्ध नगर, जीबी नगर। तो जीबी नगर को किस नाम से जाना जाता है? तो जीबी नगर को जाना जाएगा यहाँ पर रेडीमेड कपड़ों के लिए। जो आपके रेडीमेड कपड़े होते हैं ना, जीन्स वगैरह जो आप पहनते हैं, ठीक है, वो सभी जो हैं ज़्यादातर जो है आपकी बनती है आपकी जीबी नगर में। ठीक, तो ये भी चीज़ आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाला है, और वो बनने वाला है उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला जो है राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है वो कौन सा हो जाएगा? तो सबसे कम जो सीमा साझा करेगा वो करेगा यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। कुछ यहाँ पर हम इस तरह से जो है उत्तर प्रदेश को जो है यहाँ पर बनाते हैं, इस तरह से जो आपका ये उत्तर प्रदेश होता है। तो यहाँ से लेकर जो ये सीमा बनती है पूरी यहाँ तक, ये होता है आपका क्या? तो यहाँ तक ये यहाँ इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सीमा साझा होती है तो यहाँ पर यहाँ तक आपका आ जाता है ये एमपी। ठीक, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो एमपी ही जो है यहाँ पर घेरता है। ठीक है, सबसे कम की अगर बात की गई यहाँ पर, तो सबसे कम जो सीमा है वो साझा करता है यहाँ पर कौन है? यहाँ पर आता है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये सबसे कम सीमा साझा करता है आपकी उत्तर प्रदेश से। ठीक है, बाकी जो है सभी जो है काफ़ी काफ़ी सीमा साझा करते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, और ये बनता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं दिखाया गया है? तो बिठूर जो है ये आपका गंगा नदी के किनारे स्थित हो जाएगा, ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे है। जौनपुर आपका सई नदी के किनारे नहीं है, जौनपुर हो जाता है आपका किसके किनारे? तो जौनपुर आपका हो जाता है ये गंगा नदी के किनारे। जौनपुर हो जाता है आपका ये गोमती नदी के किनारे। ठीक है, जौनपुर और लखनऊ ये दोनों जो है गोमती नदी के किनारे हो जाएंगे। तो यही आपका जो है यहाँ पर गलत माना जाएगा। कोसांबी हो जाता है यमुना नदी के किनारे, तो ये भी आपका करेक्ट है। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो केवल सी है जो आपका सुमेलित नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से प्रचलित है? कौन सा हो जाएगा वो, ये आपको यहाँ पर बताना है। पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध, तो पीतल के बर्तनों के लिए जो प्रसिद्ध हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पर मुरादाबाद। कई बार आपकी परीक्षाओं में जो है ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मुरादाबाद को एक और नाम से जाना जाता है जिसमें आपको कहा जाता है पीतल नगरी। किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को। ठीक, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, जो मुरादाबाद है वो आपका किस नदी के किनारे है? नदी भी आपको पता होनी चाहिए किस नदी के किनारे हो जाएगा। तो ये नदी हो जाती है आपकी रामगंगा। ठीक है, रामगंगा नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा मुरादाबाद। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का जो नाम है वो हो जाता है यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आपका माना जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध इसका जो है नाम हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है उत्तर प्रदेश के राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो उर्दू का प्रयोग राजकीय भाषा में नहीं होता है, अंग्रेजी का भी नहीं होता है, भोजपुरी का भी नहीं होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये हिंदी। राजकीय कार्यों की बात हो रही है तो यहाँ पर जो है हिंदी का जो है प्रयोग सर्वप्रथम होता है आपका उत्तर प्रदेश के जो राजकीय कार्य हैं उनमें। ठीक, और एक चीज़ और आपको याद रखनी चाहिए, जो आपकी उर्दू है ये जो है दूसरी भाषा है। उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा कौन सी है राजभाषा? तो वो हो जाती है आपकी उर्दू। ठीक, तो ये भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। ठीक है, दूसरी राजभाषा का जो दर्जा है वो दिया गया है आपका उर्दू को।
ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा कानपुर में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आपका यहाँ पर माना जाएगा। और सबसे पहले जो है अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेडियम जो है एक, इसके अलावा एक स्टेडियम और आपसे पूछा जाता है जिसमें आपका जो है अटल बिहारी, ये होता है आपका अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है इकाना स्टेडियम, ये कहाँ है? तो ये आपको देखने को मिल जाएगा लखनऊ में। ठीक है, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो ग्रीन पार्क कहाँ है? तो ये हो जाता है आपका कानपुर में, और इकाना स्टेडियम हो जाता है आपका लखनऊ में। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है? कौन सा है जो गोमती नदी के तट पर स्थित है? इसके बाद जो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है वो आपको बताना है। तो गोमती नदी के तट पर जो स्थित हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पर लखनऊ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आपका माना जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा जो मथुरा है, मथुरा किस नदी के तट पर है? तो मथुरा हो जाता है यहाँ पर यमुना नदी के तट पर। वाराणसी कौन सी नदी के तट पर है? तो वाराणसी हो जाता है आपका ये जो है गंगा नदी के तट पर। ठीक है, गंगा नदी के तट पर। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा जो आगरा है, आगरा हो जाता है आपका यमुना नदी के तट पर। ठीक, और लखनऊ आपको बता दिया गया है, तो लखनऊ है आपका कौन सी नदी के? तो लखनऊ हो जाता है आपका ये गोमती नदी के तट पर। ठीक, तो सारी चीज़ें यहाँ पर हम आपको क्लियर कराते हुए चल रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाला है और ये बनता है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? ये है काल के संयुक्त प्रांत की बात यहाँ पर हो रही है, विगत काल की बात हो रही है, संयुक्त प्रांत की, यानी पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले जो गवर्नर जनरल हैं वो हो जाती है यहाँ पर सरोजनी नायडू। ठीक है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हो जाती हैं सरोजनी नायडू। ठीक है, और ये सरोजनी नायडू का जो कार्यकाल था वो था आपका 15 अगस्त से लेकर, कितनी हो जाती है? 15 अगस्त 1900 जो है 47 से कब तक रहा है? तो ये रहा है आपका 2 मार्च तक, 2 मार्च हो जाता है आपका 1949 तक। ठीक, तो ये जो है कार्यकाल रहा है सरोजनी नायडू का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश का जो नाम चेंज हुआ है वो हुआ है आपका 1950 में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का नाम हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कितने सदस्य हैं? विधानसभा की बात यहाँ पर हो रही है, तो विधानसभा में जो है 403 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे, और जो एक नामित था एंग्लो इंडियन, इसको जो है अब समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो अब आपके जो टोटल बचते हैं तो वो बचते हैं आपके 403 जो है विधानसभा के सदस्य। ठीक, ये भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। एंग्लो इंडियन जो है उसको जो है पद खत्म कर दिया गया है। कब खत्म किया गया? तो ये 2000 जो है शायद 19 का जो है एक आया था 104वां जो है संविधान संशोधन। ठीक है, तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? राज्यसभा में हो जाती है आपकी 31 सीटें। ठीक है, ये बाकी सीटें जो हैं वो हम आगे क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे आपको। तो गोविंद वल्लभ पंत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गोविंद वल्लभ पंत के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है वो आपको बताना है। तो आगरा घराने से वो संबंधित नहीं थे, ये गलत हो जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, गलत हो जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, ये बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री माने जाते हैं, और ये किस पार्टी से थे? तो ये थे आपके कांग्रेस की पार्टी से। ठीक है, कांग्रेस के नेता थे, और ये जो है स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है, इन्होंने जो है काफ़ी काम किया था स्वतंत्रता को लेकर, और ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और प्रथम राज्यपाल जो है उत्तर प्रदेश की वो हम आपको पहले बता चुके हैं, तो वो हो जाती है आपकी सरोजनी नायडू। ठीक है, कौन हो जाती है? सरोजनी नायडू हो जाती है, जो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा लगी हुई है वो किस किस की लगी हुई है? तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, देखिए हिमाचल प्रदेश तो करता है,
राजस्थान भी करता है, झारखंड भी करता है और छत्तीसगढ़ भी करता है, तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दूसरे ऑप्शन में जो है पंजाब है, पंजाब को बिल्कुल आप देखते ही काट देंगे, पंजाब से जो है सीमा साझा नहीं होती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से भी नहीं होती है, और यहाँ पर भी पंजाब दिया गया है। तो इस तरह से एलिमिनेट करने के बाद जो है आपका जो आंसर है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर इस हिसाब से। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, और ये बनता है उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका वाराणसी को। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। और ये जो वाराणसी है इसी को जो है काशी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काशी और वाराणसी जो है ये एक ही है। ठीक है, वरुणा और अस्सी दो नदियों के जो है संगम पर ये बना हुआ है, वरुणा प्लस अस्सी। ठीक, तो इस तरह से इसका नाम पड़ गया है अब यहाँ पर वाराणसी। ठीक, तो ये भी आपका क्लियर हो जाता है। तो वाराणसी कैसे नाम पड़ा है, तो वरुणा और अस्सी दो नदियों के संगम पर जो है ये वाराणसी बना हुआ है। तो वरुणा प्लस अस्सी टोटल मिलकर बन गया है वाराणसी। और चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बंगीरा पर्वत शिखर स्थित है, जो बंगीरा पर्वत है वो कहाँ पर स्थित हो जाएगा, बंगीरा पर्वत शिखर। तो बंगीरा जो पर्वत शिखर है ये हो जाता है रानी झांसी का किला हो जाता है, जहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो रानी झांसी का किला उत्तर प्रदेश के झांसी में बंगीरा नामक पहाड़ी पर ये स्थित है। किस पहाड़ी पर है, तो ये हो जाती है आपकी बंगीरा जो है ये एक पहाड़ी हो जाती है, जिस पर जो है रानी झांसी का किला जो है वो स्थित है। ठीक, ये भी आपका क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है। कौन सा शहर है जो यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो यमुना नदी के तट पर जो स्थित है वो हो जाता है यहाँ पर मथुरा, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। गोमती लखनऊ जो है ये आपका गोमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, वाराणसी जो है ये आपका गंगा नदी के तट पर स्थित है, और मथुरा जो है ये आपका हो जाता है यमुना नदी के तट पर स्थित। उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक राज्य भाषा क्या है, दूसरी की बात कर रहे हैं। पहली कौन सी है, पहली हो जाती है आपकी हिंदी। ठीक है, पहली हो जाती है आपकी हिंदी। ठीक, दूसरी हो जाती है आपकी उर्दू। उर्दू कब बनी है, तो पहली जो हिंदी बनी है वो बनी है आपकी 1949 में। ठीक है, और इसके बाद उर्दू की बात करेंगे। उर्दू कब बनी है, तो उर्दू बनी है आपकी 1989 में। ये क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो 89 वाला है उर्दू है, और ये बनी है आपके 1989 ईस्वी में। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तराखंड जो है कब अलग हुआ है उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है ये आपका नवंबर 2000 में। डेट अगर आपसे पूछी जाएगी तो 9 नवंबर आपको यहाँ पर लगा देना है। सन हो जाता है आपका पूरा 2000। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड जो है ये अलग हो जाता है उत्तर प्रदेश से। ठीक, और ये उस समय कौन से नंबर का जो है राज्य बना था, तो 27 नंबर का जो है ये राज्य बना था, 27वां राज्य बना था ये उस समय। ठीक है, अब तो कितने राज्य हैं, अब तो टोटल हो जाते हैं हमारे 28 राज्य, जो है बार बार जो है बदलते रहते हैं। इसके बाद जो है बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कहाँ स्थित है। मान्यता प्राप्त जो है वो हो जाता है आपका कानपुर में। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो ये हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में अवस्थित है। और इसका जो उद्घाटन की अगर बात करेंगे तो उस समय के जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था इनका 1982 ईस्वी में। ठीक है, 1982 हो जाता है। और 1982 में जो वित्त मंत्री थे उस समय के वित्त मंत्री हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं उस समय, ये हो जाते हैं प्रणब मुखर्जी। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है इम्पोर्टेंट। मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, कानपुर में है, 1982 में इसकी स्थापना होती है वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा। ठीक, और इसको जो है भारत में जो है सेबी से जो है मान्यता प्राप्त है, और 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं आपके भारत में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करेगा, तो उत्तर प्रदेश के साथ जो है सीमा साझा करने वालों में आपका उत्तराखंड आ जाता है, छत्तीसगढ़ भी है, बिहार भी है,
लेकिन पश्चिमी बंगाल जो है डायरेक्ट सीमा साझा नहीं करेगा उत्तर प्रदेश से। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है। तो वन क्षेत्र जो नहीं है वो हो जाते हैं आपके जौनपुर में। ठीक है, ये जो है यहाँ पर शहर में वन क्षेत्र नहीं है, तो ये हो जाता है आपका जौनपुर। उस शहर का नाम बताइए जो भारत की आम्र राजधानी कहा जाता है। आम्र की बात हो रही है, आम्र यानी आम। ठीक है, तो ये तत्सम शब्द है और ये हो जाता है यहाँ पर आम। तो आम राजधानी कौन सा है आपका उत्तर प्रदेश का राज्य। तो आम राजधानी हो जाती है यहाँ पर मलिहाबाद। और मलिहाबाद का जो आम है वो बहुत ही जो है फेमस है और बहुत ही जो है पूरे जो है इसका जो निर्यात भी खूब होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है प्रयागराज जो है इसको कहा जाता है संगम नगरी। ठीक है, अभी जो है कुंभ भी वहाँ पर लगा था, इस तरह से भी आप इसको याद रखेंगे, संगम नगरी कहा जाता है। इसके अलावा मुरादाबाद, इसको कहा जाता है पीतल नगरी। ठीक है, और एक हो जाता है जो है हमारा यहाँ पर बरेली। तो बरेली को क्या कहा जाता है। तो बरेली को कहा जाता है सूरमा नगरी। ठीक है, क्या कहा जाएगा, तो बरेली को कहा जाएगा सूरमा नगरी। ठीक है, तो इस तरह से सभी जो है आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश जो घिरा हुआ है केंद्र शासित प्रदेशों से, ये घिरा हुआ है आपका 9 से। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर देखने को मिलता है आपका, इस तरह से कुछ यहाँ पर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर जो बात करेंगे हम इसके उत्तर में, तो उत्तर में 2 राज्य आपको देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड, उत्तर में कौन कौन से हैं, एक तो आपका हो जाता है उत्तराखंड और एक हो जाता है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके ही जो है हम आ जाते हैं दक्षिण में, तो दक्षिण में 2 राज्य आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा यहाँ पर मध्य प्रदेश, एक मिलता है आपको देखने को यहाँ पर छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके अलावा अगर पूर्व में चले जाएंगे तो पूर्व में फिर से आपको जो है 2 राज्य देखने को मिलेंगे। एक तो आपका हो जाता है बिहार। ठीक है, और बिहार के अलावा यहाँ पर आ जाता है आपका झारखंड। उसी तरह से 2 राज्य आपको देखने को मिल जाएंगे जो है आपके पश्चिम की तरफ। और पश्चिम में आपका एक तो आ जाता है यहाँ पर हरियाणा आ जाएगा। ठीक है, और एक आ जाएगा आपका यहाँ पर राजस्थान। ठीक, एक आ जाता है यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है जो आपका दिल्ली। तो सारी चीज़ें आपने समझ लिया। दो दो जब आप 2 2 को डिवाइड करेंगे तो 8 + 1, 8 + 1 यानी कि 9 जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया था भारतीय राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है, तो 9 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन से जो मुख्यमंत्री भी बने हैं और गोरखपुर जो है मठ के अध्यक्ष भी रहे हैं, वो कौन से हो जाते हैं। तो अध्यक्ष रहे हैं ये हो जाते हैं आपके योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, और ये जो है मुख्यमंत्री तो हैं ही, इसके अलावा ये जो है गोरखपुर जो है मठ के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं। तो जो योगी आदित्यनाथ हैं वो हो जाते हैं नाथ संप्रदाय से संबंधित। यहाँ पर भी आपका जो है बी आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। और ये जो इनका अगर पूरा नाम आपसे पूछा जाएगा, योगी का जो पूरा नाम है वो हो जाता है अजय सिंह बिष्ट। क्या हो जाता है, ये हो जाता है अजय सिंह बिष्ट। ठीक, ये तो हो जाता है इनका जो है पूरा नाम। ठीक, इसके अलावा आपसे ये पूछा जाएगा इनका जो जन्म है कब हुआ है। तो इनका जन्म हुआ है आपका 1972 में। कहाँ हुआ है, तो उत्तराखंड के जो है गढ़वाल में इनका जन्म हुआ है, पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल में 1972 में योगी जी का जो है जन्म हुआ है। ठीक, और ये गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत और जो है राजनेता भी माने जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के 21वें जो है ये सीएम भी रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है। कौन सा राज्य है उत्तर प्रदेश के पूर्व की यहाँ पर बात करेंगे, तो पूर्व में आपका हरियाणा नहीं आएगा, केरल नहीं आएगा, उड़ीसा नहीं आएगा, लेकिन बिहार आपका आ जाएगा।
ठीक है, उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है, तो सबसे पहले पूर्व में बिहार से चलेंगे, उसके बाद जो है आपका उड़ीसा आएगा। उड़ीसा तो नीचे की तरफ आता है, उड़ीसा वहाँ पर नहीं आएगा। तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर आपका सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। तो मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है तो ये हो जाता है आपका लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। और लखनऊ शहर जो है उत्तरकालीन मुगल शासकों के अवध में सूबे राज जो इसकी सूबे की जो राजधानी थी वो थी आपकी लखनऊ। और लखनऊ ही जो है ये अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। उनके समय के जो पकवान हैं और जो कला है वो सब आपको देखने को मिलती हैं लखनऊ में। ठीक, इसलिए लखनऊ को किस नाम से जाना जाता है? इसलिए लखनऊ को जाना जाता है नवाबों के शहर के नाम से। नवाबों का शहर कौन सा है? तो वो हो जाता है आपका लखनऊ। ठीक है, इसीलिए तो इसको नवाबों का शहर कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती नहीं है। तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती नहीं है, तो हरियाणा तो सीमावर्ती हो जाता है, बिहार भी हो जाता है, मध्य प्रदेश भी हो जाएगा, लेकिन उड़ीसा जो है सीमावर्ती नहीं है कहीं पर भी उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन बनता है उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से सीमा को नहीं छूती है। नहीं छूती है, कौन सा वो राज्य हो जाएगा? तो यहाँ पर जो राज्य हो जाता है उत्तराखंड, तो यहाँ पर तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से मिलकर बना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से हट कर बना, कट कर बना उसमें से। हरियाणा जो है इसकी सीमा जो है छूती है, और बिहार भी स्पर्श होता है उत्तर प्रदेश से, लेकिन तेलंगाना की जो सीमा है, तेलंगाना जो है बहुत दूर पड़ जाता है आपका उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, तो वृक्ष हम आपको पहले ही बता चुके हैं। राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो ये हो जाता है आपका अशोक का वृक्ष। ठीक, ये क्या है? ये है आपका उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय वृक्ष। ठीक है, और अगर उत्तर प्रदेश दिवस आपसे पूछा जाएगा तो हम आपको बता चुके हैं 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश का जो है दिवस ये मनाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी हम आपको पहले बता चुके हैं सारस है, राज्य पशु बारहसिंगा है, राज्य पुष्प पलाश है। ये हम चीज़ें आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो राज्य परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है। राज्य परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है। तो ये जो की गई है ये की गई है आपकी इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को। ये भी हम आपसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को क्यों चुना है? क्योंकि इसी दिन 24 जनवरी के दिन 24 जनवरी 1950 के दिन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। इसलिए जो है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस इस दिन जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो पहले इसका नाम क्या था? उत्तर प्रदेश से पहले संयुक्त प्रांत। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदला जाता है, उत्तर प्रदेश कर दिया जाता है। इसी उपलक्ष्य में जो है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और बनेगा, कब से मनाया जाता है? तो ये जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत हुई है आपकी जो राज्यपाल थे हमारे राम नाईक, उनके द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। राम नाईक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, और 2018 से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाला है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश के भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक प्रतिशत है वो कितना है। तो ये तो सभी को पता होगा, ये हो जाता है यहाँ पर 7.33%। ठीक है, इतना प्रतिशत है पूरा जो हमारा ये भारत हो जाता है। ठीक है, तो उसमें जो है उत्तर प्रदेश का स्थान 7.33% का भौगोलिक क्षेत्रफल घेरे हुए है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है, और ये बनता है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का जो राज्य चिन्ह है वो अंगीकार किया है। तो ये किया जाता है आपका रूमी दरवाजा से। कहाँ से किया है? रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आपका माना जाएगा। ठीक है, रूमी दरवाजा ये कहाँ है? तो रूमी दरवाजा स्थित हो जाता है आपका लखनऊ में।
जहाँ से आपका जो है जुड़वा मछली का साइन लिया गया है। ठीक, और ये जो है एक पर्यटक स्थल भी है, रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है। और इसकी जो स्थापना या फिर इसका जो निर्माण है वो किसने किया है, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा रूमी दरवाज़ा का। तो इसकी अगर स्थापना या फिर निर्माण की बात करेंगे तो निर्माण इसका हो जाता है नवाब आसफउद्दौला के द्वारा। नवाब हो जाते हैं नवाब आसफउद्दौला, ठीक है, इनके द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है 1784 ईस्वी में। ठीक, क्लियर होगी ये चीज़ आपकी। इसका निर्माण तुर्की शैली में हुआ है और तुर्किश गेट के रूप में भी इसको जाना जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए, गलती से आपसे एग्जाम में पूछ ले कि तुर्किश गेट कहाँ है, ठीक है, तो इसी को जो है तुर्किश गेट भी कहा जाता है, इसको रूमी दरवाजा को। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा राज्य या कौन सा जिला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला है वो हो जाता है हापुड़। ठीक है, ये है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला। अगर इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा तो केवल 660 जो है वर्ग किलोमीटर का जो है इसका क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर का। कितना? 660। 660 भी आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। और ये हमने आपको पहले ही बता चुका था, पहले ही बता दिया था। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा जिला तो वो हो जाता है आपका लखीमपुर। ठीक है, कौन सा है? लखीमपुर खीरी जो है सबसे बड़ा जिला हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आरओ की परीक्षा में भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करेगा तो उसमें जो है बलरामपुर ये सीमा साझा करता है, श्रावस्ती भी करता है और लखीमपुर भी करता है, लेकिन कुशीनगर जो है ये सीमा साझा नहीं करेगा नेपाल से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नेपाल से यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है, तो ये आपका यहाँ पर आ जाता है ये नेपाल। ठीक है, ये आपका नेपाल, और ये उत्तर प्रदेश के जो है केवल 7 जिले जो है यहाँ पर जो है लगते हैं किससे, ये लगते हैं आपके नेपाल से। ठीक है, कितने जिले लगते हैं? केवल 7 जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं आपकी परीक्षाओं में, और ये क्वेश्चन जो है कम से कम 6-7 बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, और ये बनता है उत्तर प्रदेश के न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है, तो न्यूनतम जो है यहाँ पर पूछा गया है केवल जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनमें से। तो यहाँ पर सबसे पहले बताने के लिए जो आपका संत कबीर नगर है, इसका जो क्षेत्रफल है ये हो जाता है आपका 1646 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये वर्ग किलोमीटर में है। अंबेडकर नगर की बात करेंगे तो ये हो जाता है 2350 वर्ग किलोमीटर। गौतम बुद्ध नगर की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर का हो जाता है 1442 वर्ग किलोमीटर। और कानपुर नगर की अगर बात करेंगे तो 3155 वर्ग किलोमीटर जो है इनका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा इनमें से सबसे छोटा है, तो जो 1400 वाला है वो सबसे छोटा हो जाएगा, यानी कि गौतम बुद्ध नगर ये जो है सबसे छोटा आपका जो है इन ऑप्शन की बात करें। वैसे सबसे छोटा कौन सा है वो हापुड़ है, लेकिन ऑप्शन में जो है हापुड़ नहीं है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के हिसाब से ही बताना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन कौन से? उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन कौन से हैं? तो सबसे अधिक आपका हो जाता है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन में दिया गया है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो लखीमपुर खीरी और हापुड़ जो है सबसे बड़े और सबसे छोटे क्षेत्रफल वाले जिले हो जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है फिर से, और ये बनता है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? नहीं आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो बलरामपुर को करती है, पीलीभीत को करती है, और एक आपका श्रावस्ती को करती है। लेकिन बस्ती जो है ये आपका एक उत्तर प्रदेश में लैंड लॉक्ड जो है जनपद हो जाएगा या डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इसलिए बस्ती की सीमा जो है वो स्पर्श नहीं करेगी आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा का हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो ये हो जाते हैं उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा क्या? तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपका जो है उत्तराखंड।
जिसको उत्तरांचल भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और एक तरफ आपको देखने को मिल जाएगा हरियाणा। अब यहाँ पर आपको बताने कौन सा जिला है जो इस तरह से यहाँ पर टच हो रहा है। तो ये जो जिला है ये हो जाता है आपका सहारनपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आपका माना जाएगा, ठीक है। सहारनपुर जो है ये एकमात्र जिला हो जाता है जो यहाँ पर जो है 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे पूर्वी शहर पूछा गया है उत्तर प्रदेश का। तो पूर्वी जो शहर हो जाता है उत्तर प्रदेश का, सबसे पूर्वी की बात हो रही है। जैसे हम यहाँ पर जो है कुछ जो है उत्तर प्रदेश को बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर जो पूर्वी शहर ये हो जाता है। तो पूर्वी शहर में आपका इधर आ जाता है सबसे बलिया, ठीक है। तो ये जो बलिया है ये आपका सबसे पूर्वी शहर माना जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो आपका उत्तरी है, तो यहाँ पर आपका देखने को मिल जाएगा सहारनपुर, ठीक है। ये हो जाता है आपका सहारनपुर, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर पूछ लिया जाए आपसे जो आपका पश्चिमी है, तो पश्चिम में आपको देखने को मिल जाएगा शामली। और दक्षिण की अगर बात करेंगे तो दक्षिण में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर सोनभद्र, ठीक है। तो ये सभी जो है आपके इस तरह से क्लियर हो जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम की यहाँ पर बात हो रही है। और जब भौगोलिक क्षेत्र में बढ़ते क्रम की बात होगी तो सबसे बड़ा जो है वो सबसे बाद में आ जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा जो है वो सबसे बाद में आ जाएगा, यानी बढ़ते क्रम की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सोनभद्र सबसे बड़ा है एक तो, और एक यहाँ पर भी सोनभद्र है। तो गौतम बुद्ध नगर ये सबसे बड़ा नहीं होगा, ठीक है। सोनभद्र यहाँ सबसे पहले दिया गया है और यहाँ पर भी सोनभद्र सबसे पहले गया है, तो 2 एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आपका करेक्ट हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो इनमें से सबसे छोटा है, इनमें से बात की गई है। तो वाराणसी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो वाराणसी का हो जाता है 1535 जो है किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर बात हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर प्रयागराज आपसे पूछ लिया जाएगा, तो प्रयागराज का जो क्षेत्रफल है वो हो जाता है आपका 5482, ठीक है। ये भी आपका वर्ग किलोमीटर में है। एक आपको पूछा जाएगा जौनपुर, जौनपुर का जो क्षेत्रफल है ये हो जाता है आपका 4038 जो है वर्ग किलोमीटर। इसके बाद पूछा जाएगा आपका गाजीपुर का, तो गाजीपुर का हो जाता है 3377 जो है वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना था क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हो जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा, वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों का उत्तर से दक्षिण का क्रम बताना है। उत्तर से जो है दक्षिण का क्रम आपको बताना है। आपसे पूछा गया है उत्तर से दक्षिण का क्रम। तो उत्तर से दक्षिण की यहाँ पर जब बात करेंगे तो इनमें सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कुछ डीप क्वेश्चन है और ये जब मैप देखेंगे आप तो उसके हिसाब से आपको ये याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो यहाँ पर हो जाता है चौथा स्थान, ठीक। तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला आपसे पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला तो ये हो जाता है यहाँ पर लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। और निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। उत्तर प्रदेश का हो जाएगा सीमावर्ती राज्य है। देखिए यहाँ पर जो है सीमावर्ती राज्य पंजाब नहीं है सीमावर्ती, आंध्र प्रदेश नहीं है और पश्चिम बंगाल नहीं है। तो यहाँ पर हो जाता है ये राजस्थान जो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से ये संबंधित है। कौन सा हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से जो संबंधित हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पर महोबा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा।
महोबा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाएं साझा करता है? कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश से जो सीमाएं साझा करेगा वो हो जाता है यहाँ पर नेपाल। चीन नहीं है, भूटान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, केवल नेपाल जो है वो सीमा साझा करता है अपनी उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन बनता है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? कौन सा है वो जिसकी सीमा नेपाल से लगती है? किसकी सीमा नेपाल से लगेगी? तो यहाँ पर जो लगेगी वो लगेगी जो है महाराजगंज की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? संयुक्त प्रांत का जो नाम बदला गया है और उत्तर प्रदेश किया गया है, कब किया गया है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। 24 जनवरी 1950 को जो है ये किया गया है। ठीक है, ये डिटेल हम आपको पहले ही बता चुके हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन हो जाता है? तो ये हो जाता है जो बारहसिंगा दलदली मृग। उत्तर प्रदेश या महोबा, उत्तर प्रदेश का महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में जो है स्थित है? महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो जो महोबा जिला है वो देखने को मिलेगा आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आपका माना जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर बुंदेलखंड। और 11 फरवरी 1995 को हमीरपुर जिले से अलग करके इसको बनाया गया है। किसको बनाया गया है? महोबा को बनाया गया है। कब बनाया गया है? 11 फरवरी, कब की बात है? 1995 को। कहाँ से अलग करके बनाया गया है? तो इसको बनाया गया है आपका हमीरपुर से अलग करके। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है और ये बनता है निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सी गुफाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो स्थित हैं वो हो जाती हैं गुप्त गोदावरी गुफाएं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। और ये जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में देखने को आपको मिल जाएंगी। कहाँ देखने को मिल जाएंगी? चित्रकूट जिले में देखने को मिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? दक्षिण भाग की उत्तर प्रदेश की, तो दक्षिण भाग की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो हो जाती है आपकी सोनागार पहाड़ी। ठीक है, सोनागार पहाड़ी जो है दक्षिण उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी है और ये देखने को मिलेगी आपकी मिर्जापुर में। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिर्जापुर ही आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा। और उत्तर प्रदेश की अगर सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछ ले तो वो हो जाती है आपकी अमसोट। कौन सी हो जाएगी? अमसोट हो जाएगी, जो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी है। और ये किस जिले में है? तो ये हो जाएगी आपकी सहारनपुर जिले में स्थित हो जाएगी अमसोट। सोनागार कहाँ है? तो सोनागार हो जाती है आपकी उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग भाग वनों और कितना भाग जो है वनों से घिरा हुआ है? तो ये हो जाता है लगभग 9% भाग। ठीक है, लगभग 9% भाग जो है वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु कौन सा है? उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात हो रही है ओवरऑल में। तो ओवरऑल में उत्तर प्रदेश हो जाता है जो अमसोट चोटी है, ये आपकी जो है उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगी आपकी सहारनपुर में। ठीक है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और ये जो अमसोट है ये आपकी जो है शिवालिक पहाड़ी का हिस्सा भी है। किसका है? जो शिवालिक पहाड़ियों का जो है एक हिस्सा भी यहाँ पर ये माना जाता है, इसलिए सबसे ऊंची है उत्तर प्रदेश की। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? जो बुंदेलखंड का आर्थिक क्षेत्र है उसमें जो जनपद हैं वो हो जाते हैं 7 जनपद। ठीक है, कौन कौन से 7 हैं? अगर आप कहते हैं तो उनके नाम भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिल जाएगा चित्रकूट। ठीक है, ये हो जाता है 1 नंबर। 2 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा महोबा। ठीक है, 3 नंबर पर देखने को मिल जाएगा आपका हमीरपुर। 4 नंबर पर देखने को मिलेगा आपका जालौन। 5 नंबर पर आपको देखने को मिल जाएगा जो है झांसी। और 6 नंबर पर आपको देखने को मिलेगा ललितपुर। ठीक है, ललितपुर। और एक यहाँ पर आपका बच गया है अभी, चित्रकूट हो गया जो है, इसमें अभी हमने बांदा नहीं लिया है। ठीक है, तो एक हो जाता है आपका बांदा।
ये 7 जो जिले हैं ये सभी आपको देखने को मिलेंगे बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदकल्प की प्राचीनतम शैलियों से निर्मित है? आदकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो ये हो जाता है आपका बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है ये आदकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। और निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे जो लखीमपुर खीरी है, ये आपका अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र को घेरे हुए बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर ये माना जाएगा। सोनभद्र जो है ये अधिकतम वन आच्छादित है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। सीतापुर जो है ये आपका न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र, ये गलत हो जाएगा। न्यूनतम में जो है सीतापुर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सीतापुर किस लिए हो जाएगा? तो सीतापुर में जो है आपको देखने को मिलेगा जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला। सर्वाधिक जो है अनुसूचित यानी एससी शेड्यूल कास्ट जो है ये आपकी इनकी जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी आपकी सीतापुर। इसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा जो है संत रविदास नगर, तो ये आपका न्यूनतम वन आच्छादित जिला हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी आपके क्लियर हो गए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? किस शहर को पूर्व के ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश के जाना जाता है ये कन्नौज को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज को पूर्व के ग्रास के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है? बुंदेलखंड का हिस्सा है, तो बुंदेलखंड का जो हिस्सा है वो हो जाता है यहाँ पर महोबा। अभी बुंदेलखंड में हमने आपको 7 जिले 7 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो हमने आपको जो है लिखवाई है। यहाँ पर बनेगा किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो यहाँ पर जो नहीं सम्मिलित किया गया है उसमें आ जाता है ये आपका अलीगढ़। ठीक है, ये है आपका अभी तक जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित इसको नहीं किया गया है। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो सम्मिलित होने वाले उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं, ये क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के हो जाते हैं यहाँ पर ये 8 जिले। ठीक है, 8 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के एनसीआर के क्षेत्र में शामिल हैं, और बाकी की अभी जो है शामिल करने की मांग जो है वो चल भी रही है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में किस सीमा के अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा? तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र जो है ये जो सीमा है ये आ जाती है आपकी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के, यानी कि ये आपका उत्तर प्रदेश है और ये आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश है। तो ये जो क्षेत्र ये जो आपका क्षेत्र बनेगा सारा, ठीक है, तो ये आपका कौन सा है? तो ये आपका सारा क्षेत्र बन जाएगा आपका बुंदेलखंड का। ठीक है, तो कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में और कुछ हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर जो स्थित है वो हो जाता है यहाँ पर बलिया। ठीक है, बलिया कहाँ है? तो बलिया कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर ये स्थित हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा है? यहाँ पर हो जाता है ये बलिया। इधर आपका देखने को मिलेगा, यहाँ पर हो जाता है आपका बिहार और यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये भी आपका जो है क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों में घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा जिला है जो अन्य राज्यों के अन्य जिलों से घिरा हुआ है? तो ये हो जाता है यहाँ पर आपका हरदोई। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरदोई जिला अन्य किसी या राज्य या फिर देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ये एक लैंड लॉक जो है डिस्ट्रिक्ट है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है? मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है, तो मध्य प्रदेश के साथ जो सीमा साझा नहीं करेगी वो हो जाता है आपका अलीगढ़। ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। ठीक, तो अलीगढ़ जो है उसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। और अलीगढ़ किसके साथ सीमा साझा करेगा? तो अलीगढ़ करेगा आपका ये हरियाणा के साथ सीमा साझा करेगा। जबकि इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और इटावा ये किसके साथ सीमा साझा करेंगे? तो ये सीमा साझा करेंगे आपके मध्य प्रदेश के साथ में।
उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। इनमें से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? कौन सा राज्य जो है इनमें शामिल नहीं है? तो उत्तराखंड हो जाएगा, मध्य प्रदेश और झारखंड। लेकिन कहीं पर भी आपको जो है सीमा साझा में जो है उत्तराखंड का स्थान नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उत्तर प्रदेश के कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र परिवर्तन के प्रभाव विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? कृषि के प्रति जो सबसे अधिक संवेदनशील है वो कौन सा हो जाएगा? हो जाता है आपका संवेदनशील हो जाएगा बुंदेलखंड का क्षेत्र। ठीक है, सी हो जाता है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। और इसमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ पर आपकी अनियमित वर्षा देखने को मिलती है, मिट्टी का कटाव है, जल संकट और तापमान में वृद्धि भी देखने को आपको मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश की जलवायु है, किस तरह की है उत्तर प्रदेश की जलवायु? तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो हो जाती है आपकी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जो है ये हो जाएगी जलवायु, यानी ट्रॉपिकल मानसून, उष्ण कटिबंधीय मानसून जो है उत्तर प्रदेश की जलवायु हो जाती है। बुंदेलखंड मिट्टी में पाई जाती है, बुंदेलखंड मिट्टी में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? तो बुंदेलखंड की जो मिट्टी है वो पाई जाती है आपकी दक्षिणी पठार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है आपकी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जो है जलवायु। उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश वो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा सारी जो नदियां हैं, बहुत सारी नदियां जो है उत्तर प्रदेश से होकर बहती हैं, और इसलिए जो है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता रहता है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में जो सबसे प्रमुखतः मिट्टी पाई जाएगी वो पाई जाएगी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये आपका क्लियर हो जाता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान इस तथ्य के कारण यह है कि निकट के स्थित है। वो किसके निकट स्थित है ये आपको बताना है। तो वो जो निकट स्थित हो जाएगी और वो स्थित हो जाती है आपकी जो है कर्क रेखा के। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो आपका कर्क रेखा के उच्चतम जो है निकट स्थित हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? यहाँ पर उत्तर प्रदेश को 9 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ये आपका गलत हो जाता है। उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो 11 नहीं है, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है। ठीक है, कितने हैं? 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है। ठीक है, तो दोनों ही आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे। आपसे पूछा गया था सही उत्तर का चयन करना है, तो ना तो एक सही है और ना ही आपका 2 सही है। ठीक है, तो ये ही आपका करेक्ट बन जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता हो जाएगी? बुंदेलखंड क्षेत्र में जो प्रमुखता है वो है आपकी काली कपासी मिट्टी की। इसको काली मिट्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप कपासी मिट्टी भी कह सकते हैं। इसको आप बिना जो है जुताई वाली मिट्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी नाम जो है किसके हैं? तो ये सभी नाम हो जाते हैं आपके काली मिट्टी के। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन बनता है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भाबर क्षेत्र की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के जो भाबर क्षेत्र है उसमें जो पाई जाती है तो वो पाई जाती है आपकी कंकरीली और पथरीली मिट्टी, यानी कि सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लवणीय प्रभावित जो मृदाएं हैं उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? जो लवणीय प्रभावित मृदा है, तो लवणीय प्रभावित जो मृदा पाई जाएगी उत्तर प्रदेश में वो पाई जाएगी आपकी आगरा और अलीगढ़ में। ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षाओं में बना हुआ है। निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? वर्षा ऋतु में कहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है? वर्षा ऋतु में जो सर्वाधिक वर्षा होगी वो होगी आपकी गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। कितनी वर्षा होती है? लगभग 184 के आसपास जो है सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। और ये देख लेते हैं आज का हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर हम जो है टोटल 100 क्वेश्चन ही केवल कराने वाले, वीडियो जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या, सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या हमने अभी आपको बताई थी 9 हो जाती है। कौन कौन से क्षेत्र हैं एक बार जरा ध्यान देते हैं। तो ये हो जाएंगे भाबर और तराई का क्षेत्र, पश्चिम का क्षेत्र हो जाएगा मध्य पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र। तो ये आपके जो केवल 9 क्षेत्र हैं ये हो जाते हैं आपके जलवायु क्षेत्र, ठीक है, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चन हमने कर दिया और कल हम आपको कराएंगे यहाँ पर 101 से, ठीक है, और कहाँ जाएंगे 200 तक हम जाएंगे, यानी कि टोटल लगभग जो है 800 से 1000 के आसपास ये क्वेश्चन है। और 12 अक्टूबर से पहले जो है हम इनको सारों को जो है कवर आपको करा देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह के बेहतरीन वीडियो आपको देखने को मिलते हैं। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।